हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अभी जो म्यूचुअल फंड का ट्रेंड क्या चल रहा है। मतलब अभी के दौरान अगर आप देखें, हम इस साल के 2025 में मिड में पहुंच चुके हैं। जुलाई का महीना चल रहा है और अभी अगस्त भी आने वाला है। तो अभी ज्यादातर लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है, जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो किस क्या पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो इस पे मैं इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं और लास्ट में हम कंक्लूजन में ये भी बात करने वाले हैं कि मतलब आप अगर इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन है, इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको क्या क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि इसमें टोटल 5 सेक्शंस होंगे। हम 5 सेक्शन के बेसिस पे ही मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो मार्केट में क्या चल रहा है। मतलब यहाँ पे अभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर आपके जो कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो किस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है पास के एक महीने में। क्योंकि देखिए, जुलाई का महीना भी एंड हो चुका है, तो हम एक महीने का यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 1 में है वो है हमारा इक्विटी वर्सेस डेब्ट। जी हाँ, देखिए अभी जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में, वो ज्यादातर दो फॉर्मेट में ही होता है, इक्विटी और डेब्ट। इक्विटी के बारे में तो आपको पता ही है, मतलब जो कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो वो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए। और जो ज्यादातर डेब्ट में इन्वेस्टमेंट किया होता है, डेब्ट मतलब आपका जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, फिर जो फिक्स रिटर्न दिलवाता है वो आपका डेब्ट फंड हो गया, फिर कैश के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली वो ज्यादा डेब्ट में आता है, तो वो कम रिस्क होता है। और थोड़ा इक्विटी जो होता है वो ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादातर कंपनीज में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, तो इक्विटी और डेब्ट के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे इस महीने मतलब जुलाई के महीने में देखा गया है तीन चीजें। कि पहले मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टर्स है वो स्मॉल कैप से शिफ्ट हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखा जाए, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है उनमें बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिली है लास्ट के एक महीने में। एक महीने के आप अगर आप देखेंगे, लास्ट के एक साल में आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज्यादातर वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड है जिनका एम साइज बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्जिट मारा है लास्ट के एक साल में। लेकिन एक महीने में अगर आप देखा जाए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिली है स्मॉल कैप में, तभी ज्यादातर लोगों ने एग्जिट मार लिया है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें, तो फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप फंड्स आर सीइंग द बिगेस्ट इनफ्लोज। लेकिन क्यों क्यों हम इसमें बिगेस्ट इनफ्लोज क्यों देख रहे हैं? तो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में हम ज्यादातर इनफ्लोज देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट स्टेबिलिटी पोस्ट जनरल इलेक्शंस। जी हाँ, जनरल इलेक्शंस के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है मार्केट में। और दूसरा जो है वो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कट्स बूस्टिंग लार्ज कैप सेंटीमेंट्स। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो ग्लोबल के इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़े कट हुए हैं, तो इसलिए ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर लार्ज कैप में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी भी मिले और अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ महीने में, मतलब अगर आप देखिए एक महीने या 2 महीने से, इवन मैंने भी नोटिस किया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1% या 1.5% तक का आपको जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें कम इंटरेस्ट कम देखने को मिला होगा। अगर मैंने देखा है, जो एक्सिस स्मॉल कैप सॉरी एक्सिस बैंक में मैं कभी कभार अपने इमरजेंसी कैश के तौर पे एफडी भी करवाता हूं, तो उसमें अगर आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 या 7.25% चल रहा था। लेकिन अगर अभी के दौरान अगर आप देखेंगे, तो 6.6 हो चुका है, 6.4 हो चुका है, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी एक ये जो इम्पैक्ट है ये पूरे ग्लोबली पड़ा है। तो यहाँ पे जो फिक्स रिटर्न जो है, मतलब थोड़ा बहुत कम हो गया है। तो इस चक्कर में क्या है कि ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि थोड़ा स्टेबिलिटी भी मिले और थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। और आपको पता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड जो है, जो भी बड़ी कंपनीज का जो इंडेक्स फंड है, उसमें ज्यादातर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और रिटर्न भी थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिलता है। तभी यहाँ पे जो कैश इनफ्लोज है, ज्यादातर लार्ज कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में इनका ज्यादातर बढ़ने को देखने को मिला है इस महीने में, और स्मॉल कैप में कम होने को देखने को मिला है, क्योंकि आपको वॉलिटिलिटी देखने को बहुत ज्यादा मिला है इस पर्टिकुलर फंड, इस पर्टिकुलर मंथ में, इसलिए यहाँ पे कैश इनफ्लोज कम देखने को मिला है। तो यहाँ पे डेब्ट फंड की बात करें, तो डेब्ट फंड की बात करें तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि डेब्ट फंड्स यहाँ पे स्पेशली लिक्विड एंड ओवरनाइट आर सीइंग कॉशियस इनफ्लोज ड्यू टू कॉर्पोरेट कैश सरप्लस इन Q1। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो कंपनीज के पास जो खाली का पैसा पड़ा था ना, तो वहां उनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डेब्ट फंड में किया है उन्होंने। रीजन ये क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, अभी पास्ट के जो एक साल है ना, वो बहुत ही ज्यादा बुरा रहा है। मतलब अगर देखिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वहां पे आपको मार्केट में इतनी तगड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। मैं आपको बता रहा हूँ, करीब करीब जो मेजर मार्केट करेक्शन आया था, उसमें करीब करीब 25 से 30% तक का मार्केट गिरावट देखने को मिली थी। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको डेफिनेटली पता चला होगा। लेकिन अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नॉर्मल जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपको वहां पे ज्यादातर
10% या 5% तक गिरावट देखने को मिली है, तो ज्यादा आपको पता नहीं चला होगा। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डेफिनेटली पता चला होगा। तो इस चक्कर में जो कंपनी है वो थोड़ा बहुत सेफ चलने चाहती है, तो इसलिए उनका जो मेजर कंपनीज ने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखा है, मतलब क्या कहते हैं, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में कर रखा है। जो रिटेल इन्वेस्टर का ज्यादातर चूज क्या रहा है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप उन्होंने चूज किया है, और आपका जो कंपनीज है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ज्यादातर डेप्ट फंड में। ये इन्होंने अभी जुलाई का ट्रेंड चला है। अब सेकंड सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिप ट्रेंड क्या चल रहा है जुलाई में, तो मैं आपको बता दूं सिप का जो कलेक्शन आया है इस पर्टिकुलर मंथ में वो एकदम रिकॉर्ड है। 19,200 करोड़ रुपीस का एसआईपी का मतलब अभी आया है। तो आप देख पा रहे कि मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादातर एसआईपी की तरफ घूम रहे हैं, वो जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी इंडिया जो डेवलपिंग नेशन है, और मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो पुराने अगर आप डेटा देखेंगे तो 1% या 1.5% ये जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे यूएसए की तरफ जाएंगे या डेवलप नेशन जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं वहां पे 40 से 50% या आपको मेजर 40 से 50% के मैंने वो बता रहा हूँ 70 से 80% जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पिछड़ा देखने को इसलिए मिल रहा है, तभी डेवलपिंग नेशन इंडिया में अभी रह रहा है। जब इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे मतलब लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे कि यार ये सट्टा चीज नहीं है, ये सट्टा बिल्कुल भी नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका डेवलपिंग नेशन से हम डेवलप नेशन की तरफ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इस महीने में रिकॉर्ड तोड़ एसआईपी कलेक्शन हुआ है, जो कि 19,200 करोड़ रुपीस तक का एसआईपी हुआ है। अब यहाँ पे टॉप एसआईपी फंड्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 फंड्स हैं जिनमें ज्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया इस पर्टिकुलर मंथ में। तो देखा जाए वो है आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, सेकंड जो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और थर्ड जो है आपका एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, देखिए ये एक जनरल सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट उन्होंने लार्ज कैप फंड या फिर आपका फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ये 3 फंड है इनमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लोग रिटेल इन्वेस्टर का ज्यादा है। अगर इनसाइट की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मल मतलब वो क्या चाहते हैं कि अभी हमें एक पैसिव इनकम टाइप का मिल जाए, और यहाँ पे रिस्क जो है वॉलेटिलिटी से थोड़ा बहुत बचे रहे। ये इनकी मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स की ये महीने में इनकी स्ट्रेटेजी रही है कि मतलब हम ये वॉलेटिलिटी से बच जाए और हमको एक पैसिव इनकम की तरह मिल जाए। तो देखिए आपको पैसिव इनकम ज्यादातर लार्ज कैप और इंडेक्स फंड जो कि बड़ी कंपनीज का इंडेक्स फंड है, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसी में ही आपको ज्यादातर पैसिव इनकम मिलता है, जो कि स्टेबिलिटी भी रहता है, मतलब ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती। इसलिए ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स में उनका प्रॉपरली उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो उनका एम है पैसिव इनकम विथ लो वॉलेटिलिटी, ज्यादातर इनका एम रहा है। अब सेक्शन 3 की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट फ्लोज की बात करें तो सेक्टर वाइज की बात करें इन्वेस्टमेंट का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंफ्रा और पीयूएसयू फंड में तो यहाँ पे ह्यूज इनफ्लोज देखने को मिला है। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को ही आप थैंक्स कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंफ्रा और पीएम मोदी गवर्नमेंट के बारे में भी सुना होगा कि उन्होंने ज्यादातर जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली पीएसयू में और इंफ्रा में ही इन्वेस्टमेंट किया था, तभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो मतलब सेक्टर्स में आपको बढ़ोतरी देखने को ज्यादा मिली थी। अगर आप एचडीएफसी का भी इंफ्रा या फिर आप पीएसयू फंड देखेंगे तो लास्ट के 1 साल या 1.5 साल में इनका 100% से ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिला होगा। पैसे अगर आपने रखे होंगे 1 साल या 1.5 साल पहले तो आपका पैसा जो डबल हो गया है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ है कि लोग वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेंड को देख के ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे रिटर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ इस चीज से मैं थोड़ा अगेंस्ट रहता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो सीजनल रिटर्न है ना ये थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप सीजन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सीजनल क्या है कि अभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है। अगर मान लो कल मोदी गवर्नमेंट गिर गई या मोदी चेंज हो गए, कोई दूसरे गवर्नमेंट आ गई, तो इसका जो पर्टिकुलर ये जो सेक्टर है ये इतनी तेजी से नीचे जाएगा ना, लोग एग्जिट मारने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी थी वो फॉलो की नहीं जाएगी जो नई गवर्नमेंट आने वाली है। तो ये जो चीज है थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है। और कभी क्या हो गया कि मोदी जी ने अपना मूड चेंज कर लिया और फिर बोल दिया कि यार नहीं नहीं मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मुझे इस पे ज्यादातर नहीं अपना डेवलपमेंट करना है, मुझे किसी दूसरे सेक्टर में डेवलपमेंट करना है, आईटी सेक्टर में करना है या फिर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में करना है। तो फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर आप लॉस में फंसेंगे। तो ये एक चीज हो जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा कम भरोसा करता, लेकिन अभी जो ट्रेंड ये चल रहा है मतलब लोगों का इन्फ्लोज ज्यादा बढ़ा है इस पर्टिकुलर इसमें क्या कहते हैं सेक्टर्स में। सेकंड सेक्टर जो मैं आपको बताऊं वो है आपका टेक एंड फार्मा में। इसमें वापस एक्शन में आ चुका है एआई और वेव। एआई वेव तो हर जगह चल रहा है, आपको पता है
कि एआई, मशीन लर्निंग और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे लोगों का भी, क्योंकि ये देखे 1-2 साल बीच में थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन उसके बाद फिर आपका रिटर्न होने के बहुत ज्यादा चांस है। कि देखिए अभी जब यूट्यूब में मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ या फिर मैं कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब आप भी अभी सोशल मीडिया चला रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी है। अगर आप वाईफाई से इंटरनेट चला रहे हैं, आप मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी है। और अभी तो बहुत ही एडवांस कर रहा है, एआई आ रहा है, उसके बाद मशीन लर्निंग भी आ रहा है, डेटा साइंस भी आ रहा है। तो ये जो चीजें बहुत एडवांस लेवल पे आ रही है, चीजें बढ़ रहा है, तो उस चीज पे डेफिनेटली मतलब इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तभी यहाँ पे कैश इनफ्लोस देखने को ज्यादा मिला है। सेकंड पे, फर्स्ट तो वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, इसीलिए हमारा जो पीएसयू हो गया और आपका इंफ्रा हो गया उनमें बढ़ रहा है। और सेकंड जो मैंने आपको बताया, ये एक एवरग्रीन ट्रेंड रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका टेक है और फार्मा है, क्योंकि दवाइयों की तो जरूरत है ही सबको, चाहे कितना भी अब एडवांस हो जाए, दवाई तो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये दोनों जो टेक है और फार्मा, ये हमेशा एवरग्रीन ट्रेंडिंग में हमेशा रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक और नया ट्रेंड आया है, वो जो कि लोगों को ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रह रहा है, वो आपका ग्रीन एनर्जी। जी हाँ, जो ग्रीन एनर्जी मतलब जैसे कि आप कोई कंजर्वेटिव वे फॉलो कर रहे हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि आपका जो मतलब जो क्लाइमेट है या फिर एनवायरमेंट है, उसको बिना हार्म करके आप उसको एक अच्छा खासा एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल ले लीजिए, सोलर एनर्जी। डायरेक्ट आपने बस एक सोलर पैनल लगा दिया और ऊपर से आपका मतलब सूरज की किरणें आए, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये डायरेक्ट एक तरीके से हो गया। तो ये एक तरीके से ग्रीन एनर्जी हम मान सकते हैं, फिर कंजर्वेटिव एनर्जी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इंडिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी ज्यादातर लोगों का भरोसा बढ़ा है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ग्रीन एनर्जी ईएसजी फंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन, मतलब बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। और सेबी ने भी इसको पुश किया है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट देखने को ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप लास्ट में बताऊंगा कि आप ट्रेंड को बिल्कुल भी फॉलो मत करिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंड जो होता है ये एवरग्रीन नहीं रहता है। ये अभी ट्रेंड चल रहा है तो बाद में भी चेंज हो जाता है। इसलिए सेक्टरल फंड थोड़ा रिस्की रहते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ एवरग्रीन, जैसे आपको मैंने बताया आपका फार्मा हो गया और आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये हमेशा एवरग्रीन रहता है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है, ये ह्यूमन की बेसिक नीड्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कभी मतलब अगर गिरता भी है 1-2 साल 2-3 साल गिरेगा, उसके बाद फिर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन जो बाकी है वो ज्यादातर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो बाकी सेक्टर्स है, तो उसी पे बेसिस पे ही डेवलपमेंट किया जाता है। अब सेक्शन 4 की बात करें, तो फंड मैनेजर्स क्या कह रहे हैं, ये जो कि बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि फंड मैनेजर्स की स्ट्रेटेजी पे आपका डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखा जाए तो उनका जो कोर्स और समरी क्या है, जो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर है, तो उनका जो कोर जो फोकस एलोकेशन रहा है, वो 60 से 70% लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में रहा है। जी हाँ, 60 से 70%, ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा हो गया अवॉइड कैशिंग रिटर्न इन वॉलेटाइल सेक्टर्स। जी हाँ, तो इन्होंने क्या करा है कि जो वॉलेटाइल सेक्टर्स है उसको उन्होंने इग्नोर मार दिया, और ज्यादातर लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में इनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप देखेंगे पास्ट के 1 महीने में, इसी जुलाई का भी रिपोर्ट आ रखा है, अगर आप न्यूज में देखेंगे, तो ज्यादातर जो कैश का जो कैश के फॉर्म में जो म्यूचुअल फंड है, मतलब आपने देखा होगा कि मतलब उनका जो एलोकेशन रहता है लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, उसमें कुछ कुछ जो परसेंट रहता है 5 से 10%, वो कैश के फॉर्म में होता है, या फिर डेप्ट के फॉर्म में, आपने सुना होगा डेप्ट के फॉर्म में। तो कैश के फॉर्म में जो पैसा रहता है, उन्होंने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जी हाँ, कैश को रिड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब अभी जो ज्यादातर भरोसा उनका लार्ज कैप में बढ़ा है, और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट का लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में ही हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बड़ी कंपनीज में ज्यादातर भरोसा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बड़ी कंपनीज आगे अच्छा खासा मुनाफा देने के चांसेस है, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा एनालिसिस कर रखा है। सारे फंड मैनेजर एनालिसिस कर रहे हैं, सारे सब फंड मैनेजर्स यही फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड को। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ एक अच्छा खासा एनालिसिस करा, तभी यहाँ पे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट का बढ़ा है। तभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब फंड मैनेजर्स की स्ट्रेटेजी ये फॉलो की गई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मार्केट में हुआ है। डिसिप्लिन स्टिल विंस। आपको एसआईपी करते रहना है, वो भाई डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है, ये नहीं कि आपने बीच में बंद कर दिया, बंद नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली एवरेज आउट करते जाना है। अभी मार्केट नीचे है, लग रहा है पैसे, ऊपर है, लग रहा है पैसे, तो आपका वो एवरेज आउट होकर अच्छा खासा मैसिव रिटर्न मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। आपने ये नहीं कि बंद कर दिया, यार अभी मार्केट यार अप आ गई है मैं बंद कर देता हूँ, मार्केट अभी नीचे चली गई मैं बंद कर देता हूं। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा मार्केट अप है, आपको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ, कोई एक बड़ा ज्योतिषी हो या साइंटिस्ट भी हो, वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो कौन सा आप है, तो हमें अपना जो पैसा है जितना बच रहा है वो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी मंथली एसआईपी रेगुलरली।
करते जाना है। उसके सेक्शन 5 की बात करें कि जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कंक्लूजन की बात करें तो आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो इफ ऑलरेडी इन्वेस्टेड, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और आपको पता है कि आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर रखा है, फेमस म्यूचुअल फंड, आपने तब फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में वीडियोस देखे हैं, डिटेल में आपने उनका एनालिसिस करा है, डिटेल में आपने उनके फंड मैनेजर के बारे में जाना, उनका बीटा, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन, उनके पास रिटर्न, सब कुछ आपने डिटेल में एनालिसिस कर रखा है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आप उसको एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको एक एवरेज आउट होकर अच्छा खासा मैसिव रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं। अब सेकंड पॉइंट हो गया इफ इन्वेस्ट न्यू इन्वेस्टर्स, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको करना चाहिए क्या कि आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स फ्लेक्सी कैप फंड में आपको, तो फ्लेक्सी कैप फंड भी एक रिस्की फंड है एज कंपेयर टू लार्ज कैप और निफ्टी इंडेक्स फंड, क्योंकि उसमें फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि वहां पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वो अपना लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में भी या मिड कैप में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते, तो वहां पे रिस्की बन जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे रह जाती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी वो उनका अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लार्ज कैप में ही करते हैं, 60 से 70%, तो डेफिनेटली वहां पे रिस्क कम ही रहता है। लेकिन फिर भी आप इतना रिस्क क्यों लेना है, आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या ये लार्ज कैप होता क्या है, स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, वो क्या स्ट्रेटेजी क्या रहती है, तो आप अगर डरे हुए हैं ये चीज क्यों, नए नए बंदे आपको पता क्या चलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ नए इन्वेस्टर्स के लिए आप इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड, और ये भी ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हैं, तो थीमेटिक और एनएफओ से तो दूर ही रहिए। थीमेटिक मतलब थीम बेस, थीम बेस मतलब जैसे आपका सेक्टरल फंड्स भी हो गया, उसको भी आप मान सकते हैं सेक्टरल फंड, जैसे आपका अभी मैंने बताया आईटी सेक्टर का फंड हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, या फिर फार्मा हो गया, या फिर पीएसयू फंड हो गया, या फिर ऐसे जो सेक्टर के बेसिस पे फंड है उससे आप दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप सीनियर रिटायर्ड पर्सन है तो आप एक शॉर्ट टर्म कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को चूज कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है, बेसिकली उसमें 50% इक्विटी रहता है और 50% आपका डेप्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इक्विटी और डेप्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका लार्ज कैप हो गया, वो इक्विटी फंड में आ गया, लार्ज कैप में तो 50% का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होता है। लार्ज कैप मतलब बड़े बड़े जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज जैसे एग्जांपल लीजिए टाटा हो गया, बिरला हो गया, आपका अदानी हो गया, जो कि रातों रात गिर नहीं सकता, तो उसमें बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। तो 50% आपका उसमें पैसा लगे और 50% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, या फिर आपका ऐसा फिक्स रिटर्न जो आपको देने वाला, जो 9 से बेटर देन एफडी रिटर्न देने वाला, 9% 10% आपको रिटर्न देने वाला, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा आप फंड को चूज कर सकते हैं अगर आप रिटायर्ड है, और वो शॉर्ट टर्म कंजर्वेटिव प्लान को चूज करिए, मतलब जैसे आपका एक साल में आपको एक ठीक ठाक सा रिटर्न दे दे जो बेटर देन एफडी, मतलब 9 से 10% या 11%, 9 से 12% के बीच में रेंज में आपको रिटर्न मिल जाए, उतना काफी रहता है अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को चूज करें। और उनका रेंज भी उतना रहता है 7% से लेकर 12% के बीच में, अगर उनका बुरा हाल भी है तब भी वो 7% तक आपको रिटर्न देने की कोशिश करते हैं और दे भी देते हैं। अब यहाँ पे की रूल की बात करें, आप ट्रेंडिंग को मत छोड़, मतलब मत बोलने दीजिए कि मतलब मेरे ट्रेंडिंग ही डिसाइड करेगा। ट्रेंडिंग कभी भी मैं आपको बता रहा हूं आपको अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग रन में आपको नहीं दिलवाएगा। आपको एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक को चूज करना है या फिर आपको म्यूचुअल फंड को चूज करना है, तभी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि ट्रेंडिंग अभी 1 महीने का चल रहा है, अगले महीने एक नया ट्रेंड आ जाएगा, तो उस बेसिस पे आप कभी भी डिसीजन मत लीजिएगा। और जो मैंने आपको ऊपर बता रखा है वो आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, जो मैंने आपको पहले बता रखा है वो सब चीजें, यानी कि मैंने बोल दिया अपने जगह भाग के इन्वेस्टमेंट करेंगे। गाइस, अगर आप कंफ्यूजन में कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी चाहिए और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कभी मैं भी बिगिनर था, तो इसके लिए मैंने एक बुक लिख रखी है। बुक का नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो गलतियां से क्या क्या सीखी है, क्या क्या चीज़ें मुझे पता चला है, तो मैंने इसमें टोटल 100 टिप्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको पता नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये बुक परचेज कर सकते हैं। और ये बुक में मैं आपको 100 टिप्स डिटेल में बता रखा है, उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के फॉर्मूला में कन्फ्यूजन है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, CAGR है, XIRR है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, स्टैंडर्ड डिविएशंस है, अल्फा बीटा, ऐसे कई सारे आपको कन्फ्यूजन करता है, तो डेफिनेटली आप एक और बुक मेरा चेक कर सकते हो। बुक का नाम है इंडियन इन्वेस्टर्स गाइड टू म्यूचुअल फंड फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली फॉर्मूलाज को थोड़ा इजी वे में बता रखा है विद एग्जांपल्स, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जो दोनों बुक है मैंने इनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं।